हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और एसएससी की तरफ से वैकेंसी आई है ट्रांसलेटर की। बहुत सारी वैकेंसी हैं आप सभी के लिए। और पूरी यहाँ पर वीडियो में मैं कितनी वैकेंसी हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितनी एज, इन सब के बारे में ये जो वैकेंसी है पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो यहाँ पर ये एसएससी का लोगो आपको दिख रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ये देखिए यहाँ पर तो इनका जो नोटिफिकेशन आया है वो है 22 अगस्त का, और 22 अगस्त से ही इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये देखिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इनकी वैकेंसी निकली हैं। और 22 तारीख से आप 22 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं, और कब तक? 12 सितंबर तक, यानी कि 22 ऑफ अगस्त से लेकर आप 12 सितंबर तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो 12 सितंबर है वहाँ तक है, और 11 रात के 11 बजे तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो भी बिल्कुल यही है, 12 सितंबर तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त धोखे से आपसे कोई गलती हो गई है, एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज जो है वो आपके लिए 2 दिन मिलेंगे। 12 तक तो आपको फॉर्म भरना है, 13 सितंबर और 14 सितंबर तक रात के 11 बजे तक, ठीक है। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तब। वैसे आप ये कोशिश कीजिए कि फॉर्म एक ही बार में आप बिल्कुल सही फिल करें, भले ही चाहे थोड़ा टाइम लगे। शेड्यूल लिखा है आपका जो एग्ज़ाम होगा कब होगा, तो वो अक्टूबर में होगा। डेट आपको बता दी जाएगी, लेकिन आपको बताया जा रहा है अक्टूबर में है, तो कम टाइम है, आपको तैयारी अच्छे से करनी है और ज़्यादा अच्छे से ही करेंगे, क्योंकि इस कंपटीशन जो होता है आजकल बहुत होता है। और सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पेपर फर्स्ट की यहाँ पर बात हो रही है, पेपर सेकंड आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसकी अभी कोई डेट नहीं है। जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपको पेपर सेकंड देने को मिलेगा। तो पेपर फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस सीबीटी होगा, है ना, यानी कि जो आपका कंप्यूटर पे होगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। अगला यहाँ पर ये देखिए पूरा ये लिखा हुआ है, इसकी वैकेंसी है। अब मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी दोस्तों जो हैं वो हैं 307, ये आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ये 307 टोटल वैकेंसी हैं, और सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग हैं। कहाँ कहाँ है ये पूरा डिपार्टमेंट मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, या जूनियर ट्रांसलेटर, या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की कॉमर्स जो एंड इंडस्ट्री में है वैकेंसी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। तो इस तरह से ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री का नेम लिखा हुआ है, और कितनी कितनी वैकेंसी है पूरा लिखा हुआ है। जैसे ये जूनियर ट्रांसलेटर की ईयर हेडक्वार्टर्स में जो है देखिए 56 वैकेंसी है। ऐसे ही जूनियर ट्रांसलेटर की कैग में जो है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा क्या है, ठीक है। पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें है ये 24 वैकेंसी, और ऐसे ही ये सारे डिपार्टमेंट में है। ये देखिए यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो है वो 102 वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर की। तो ये सारी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और ये सब। फिर इसके बाद देखिए ये सीनियर ट्रांसलेटर की है, एक ये है और एक सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें एक ही वैकेंसी है और इसमें 9 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से टोटल ये वैकेंसी आपको मैंने यहाँ पर दिखा दी, क्योंकि बच्चे जो है सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर हैं। और लेबल ये देखिए आपको ये पे स्केल पूरा दिया हुआ है, पे स्केल कितना अच्छा खासा पे स्केल है ये सारे उसका। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपको जो है ये रिजर्वेशन का पूरा लिखा है कि रिजर्वेशन जो है जैसा गवर्नमेंट का रूल होता है उसको अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और इसके साथ साथ सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और इन सब को लेकर और पूरा ये एब्रीविएशन दे रखा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में, जो आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। ये देखिए जैसे लोकोमोटरी प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, और जो PWD के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, उनकी बात हो रही है। और इसके साथ साथ जो लोग होते हैं पर्सन विद बैक मार्च डिसेबिलिटी, बात एक ही है। ये देखिए यहाँ पर है OBC बैकवर्ड, ये सब लिखा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS वाले सबको यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन है वो मिलेगा।
अब यहाँ पर लिखा है कि कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, आपकी नेशनलिटी पूछा है, तो यहाँ पर आप इंडिया के सिटीज़न हो, भारत के नागरिक हो, पूरे भारत से कोई भी इसको फॉर्म भर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी दिए हैं कि नेपाल से रिलेटेड है, भूटान से हैं, या जो इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है लेकिन क्या है, हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से, पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीका से, इसको लेकर है, तो उनके पास पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो यहाँ पर अब जो है इन भारत की नेशनलिटी है, उनके पास भारत की नागरिकता है, इसको लेकर पूरा यहाँ पर ये देखो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एज लिमिट पे आ जाते हैं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपकी एज जो है 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 1/8/2023 से ये एज आपकी काउंट होगी। 1 अगस्त 2023 से आप इसको काउंट करेंगे कि आप 18 से 30 वर्ष के बीच हैं नहीं हैं, यानी कि जो कैंडिडेट है वो 2 अगस्त 1993 से पहले का, नॉट लिखा है कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर इट, इससे पहले का जन्म ना हो, 1993 से पहले का, और 2005 1 अगस्त 2005 के बाद का जन्मा हुआ ना हो। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं या यहाँ तक आ रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि एससी वाला कैटेगरी का व्यक्ति है वो 35 ईयर तक फॉर्म भर सकता है, ओबीसी को 3 साल का, वो यानी कि 33 साल तक, और जो ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, मैंने आपको बता दिया अनरिजर्व में उसे 10 साल की छूट है, जो फिजिकल हैंडीकैप, ओबीसी वाले को 13 साल की है, और जबकि एससी एसटी वाले को 15 साल की। इनकी 10 साल की तो आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड की है, लेकिन अगर रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो आपको ये वाले रिजर्वेशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए आपका है। एक्स सर्विसमैन का ही लिखा ही है 3 साल आपकी पूरी जो जॉब है उसमें, और +3 वाला रहता है इन लोगों का, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये पूरा ये दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, और इसका एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एक्स सर्विसमैन जो है उसके लिए जो है, मतलब इसमें आपको सीट्स में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कि सीट उनके लिए स्पेशली रिजर्व की गई हो, लेकिन आपको एज में इस समय रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो भी आर्मी से रिटायर्ड लोग होते हैं तो उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखने की बात है। इसके साथ साथ अब मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ पर पूरा ये देखिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो इसके लिए क्या है कि आपके लिए मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ लेवल, क्योंकि ट्रांसलेटर की ज़रूरत है हिंदी और इंग्लिश की, तो इसलिए। ठीक है, या आपने मास्टर डिग्री की हो इंग्लिश में विद हिंदी एज कंपलसरी सब्जेक्ट एंड इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट, जो इसके समकक्ष हों, इस तरह से। यहाँ भी मास्टर डिग्री है तो लिखा इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री। यानी कि आपने एमएससी कैसे करी हो, एमएससी नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतलब मास्टर डिग्री जो आपने कर रखी है वो हिंदी में किसी भी सब्जेक्ट से की हो, ठीक है, लेकिन अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद द हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज कंपलसरी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो आपने इस जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पर आपने पीजी किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इसको रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने कहा है। ठीक है, ये भी लिखा है कि मास्टर या तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, जैसे ऐसा नहीं कि आपने एमए इंग्लिश से किया है या एमए हिंदी से किया है, ये छोड़कर, लेकिन विद क्या हो, इंग्लिश मीडियम रहा हो आपका एंड हिंदी मीडियम दोनों ही रहा हो एज कंपलसरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो ये यहाँ पर कुल मिला के आपको क्या है, पीजी आपके पास होनी चाहिए, इसके साथ एंड लगा है यहाँ पे। ठीक है, एंड को याद रखना, ये तो पीजी हो गया, एंड रिकॉग्नाइज डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, इसके पास आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश टू हिंदी, इसके ऑपोजिट। 2 years एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा आपके पास क्या हो, और इसके साथ साथ
मतलब आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किसी ऑफिस में इंक्लूडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर टेकिंग। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। तो इस चीज़ का आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। और लेकिन ये पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड ए और सी के लिए है, ये ए और सी के लिए, इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिएगा। और पोस्ट कोड डी के लिए जो सीनियर ट्रांसलेटर थे, जो मैंने बताया था कि पोस्ट कोड ए एंड सी कौन से थे, ए टू सी थे, सी से कौन से थे, एक तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एक जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल, ठीक है। लेकिन सीनियर वाले भी थे, तो सीनियर वाले डी में आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर की भी पोस्ट दिखाई दी। तो इसमें भी मास्टर डिग्री है, वही हिंदी और इंग्लिश, मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री, ठीक है, इसमें लिखा है। फिर इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। और इसमें क्या लिखा है, 3 साल का, ठीक है, और लगा है, या 3 साल का। अच्छा, आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, या 3 साल का आपके पास ट्रांसलेटर का जो भी है, आपने कहीं काम किया है, तो यहाँ पे 1 साल ज़्यादा आपको चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है कि आपके पास या तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, या यहाँ पे 22 वर्ष के बाद ये और लगा है, ठीक है, या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए कि आपने कहीं काम किया तो 2 साल का सर्टिफिकेट, लेकिन सीनियर में 3 साल का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर ये देखिए, ये और को याद रखिएगा दोस्तों, पहले मैंने बताया नहीं था, ये और वाला यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, और लगा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर हो गया। फिर ये अप्लाई करने का है, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी 2 प्रोसेस में अप्लाइड होगा। एक तो आपको सबसे पहले OTR करना होगा, हर जगह मैंने बता ही दिया, हर आयोग में OTR कंपलसरी है, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। फिर सेंटर आपके कहाँ कहाँ रहेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर तो ऑल इंडिया की जॉब है, तो इंडिया में कहीं भी आपका सेंटर रह सकता है। आपको वो अपना सेंटर का रीज़न जो है, हो सकता है आपसे ऑप्शन में मांग रहा हो, आप देख लीजिएगा। तो आपको जहाँ आपके हैं, आप जैसे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, सिक्किम, ये सब इसमें सारे रीजन दिए हैं इन्होंने। रीजन में जो एरिया आता है वो है, सेंट्रल रीजन में कौन सा आता है, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका एंड केरल रीजन, KKR, MPR यानी कि मध्य प्रदेश एंड सब रीजन, नॉर्दर्न रीजन, इस तरह से सारे रीजन दिए हैं। इन रीजन में हाँ ये लिखा है ए कैंडिडेट में गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर, 3 सेंटर के लिए ऑप्शन देना होगा आपका प्रायोरिटी के बेस पर, और फिर कहाँ पर आपका एग्ज़ाम लेंगे उसके लिए वो है। फिर यहाँ पर देखिए, ये पेपर आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो स्कीम है एग्ज़ामिनेशन की, वो है आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो बता दिया कब होगा, अक्टूबर में होगा, CBT बेस्ड होगा। इसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश आएगी 100 नंबर की, और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। ये भी इंग्लिश में भी 100 ही नंबर, 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे आपको मिलेंगे, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति है उसे 40 मिनट ज़्यादा मिलेंगे। पेपर सेकंड आपका तब होगा जब पेपर फर्स्ट आप पास कर लेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे आएगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे मिलेंगे इसमें भी आपको, ठीक है। आपका पेपर फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा बता दिया, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन आपका अपने आप सही वाला कट जाएगा। और क्या लिखा है, ये CBT बेस्ड होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर 1 से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा आपका तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। टेंटेटिव आंसर की पेपर फर्स्ट की विल बी प्लेस्ड ऑन कमीशन वेबसाइट पर दे दी जाएगी पूरी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब आप पेपर फर्स्ट पास कर लेंगे तभी आपका पेपर सेकंड जो है वो चेक होगा। ये लिखा है देखो, पेपर फर्स्ट जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जबकि पेपर सेकंड जो है तो कंप्यूटर। इसमें क्या लिखा है सिलेबस में, कैंडिडेट के लिए क्या होगा, लैंग्वेज और लिटरेचर, और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, प्रेसेस, आइटम्स, एबिलिटी टू राइटिंग द लैंग्वेज करेक्टली, ये सब इसके लिए दिया हुआ है। पेपर सेकंड ट्रांसलेशन और ऐसे, इसका भी सिलेबस ये दे रखा है यहाँ पे पूरा। और उसके बाद ये पूरा एडमिशन बच्चा जो है वो कैसे इसमें लेगा, और पूरा मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें सबसे पहले आपको OTR करना होगा, उसके बाद आप जो है आगे अपने फॉर्म को
भर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर OTR वाला सेक्शन में अभी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पर OTR ही करना होगा। अब मैं आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाती हूँ कि पेपर फर्स्ट और पेपर जो CBT बेस्ड है उसमें आपको कितने नंबर लाने ज़रूरी है। तो आप मेरिट में तो आप एग्ज़ाम में बने रहेंगे, अदरवाइज़ आउट ऑफ द एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है CBT वाले एग्ज़ाम में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, अनरिजर्व वालों को 30% नंबर लाने ज़रूरी हैं और OBC वालों को जो है वो 25% नंबर और दूसरी कैटेगरी वालों को 20% नंबर लाने ज़रूरी हैं। यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का हो रहा है आपको मैंने पहले बता दिया। CBT बेस्ड वाला एग्ज़ाम जो है आपका 200 नंबर का हो रहा है ना, ये है 100 नंबर का आपका इंग्लिश और 100 नंबर की हिंदी। तो 200 नंबर में से 30% नंबर का मतलब क्या है कि 60 क्वेश्चन आपके जो हैं हर हाल में सही होने चाहिए। तो आप उसमें बने रहेंगे, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद मेरिट बनेगी और फिर जिन बच्चों को बुलाया जाएगा उनका पेपर सेकंड होगा, ठीक है। ये लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैटेगरी वाइज, आपके अलग अलग शॉर्ट लिस्टेड बनेगी आपकी कैटेगरी के अनुसार, फिर आप पेपर सेकंड में अपेयर होंगे। और पेपर ये देखो यहाँ पे लिखा है, अगर बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है आपको सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो दोनों पेपर के बेस पे होगा। इसको दिमाग में रखिएगा। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग नहीं है, भले ही पहले पेपर को क्वालिफाई करके सेकंड में जाएंगे, लेकिन आपका जो वो होगा परफॉर्मेंस देखी जाएगी बाद में जब लास्ट फाइनल में। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड सेपरेट जो लिखा है देयर में भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनेगी आपकी कट ऑफ, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की। तो फर्स्ट में भी आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, केवल पासिंग मार्क आपको नहीं लाने, इसको याद रखिएगा कि आपको केवल पासिंग मार्क ले आएंगे तो आप काफ़ी हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ ये पूरा यहाँ पे लिखा है कि जो ये पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी रिजॉल्व बाय द अप्लाइंग द, ये पूरा टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर सेकंड, मार्क्स पास फर्स्ट और पेपर फर्स्ट, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा ये दूसरा है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये मैंने पूरा आपको बता दिया और पूरा वही फॉर्म आपको कैसे भरना है इसको लेकर भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और सिलेबस जो है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी दोस्तों, क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी टाइम लगेगा सिलेबस को बताने में। और लेकिन बस वही है कि पहले आप जाके OTR करिए। ये देखिए प्रोसीजर जो फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये लिखा है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका फॉर्म जमा होगा, फिल होगा। OTR नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म जो है वो नहीं भरा जाएगा और OTR के बाद ही भरा जाएगा। और OTR के लिए आपको ये वाली वेबसाइट है, वहाँ पे जाके OTR कर लीजिए। तो पूरा ये इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्या एज चाहिए, कैसा पेपर आएगा, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और उसके साथ साथ जो है कितनी सीट है, और फॉर्म को जाके भरिए। उसके बाद जो रिमेनिंग जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में जो कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें पूरा आपको सिलेबस का डिटेल और सब कुछ आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो मैंने बता ही दिया, वो बता दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 59 पेजेस का ये जो है पूरा नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो SSC की साइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।